वक्फ है क्या? वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर हो गई तो अल्लाह के बंदे उससे फायदा उठाएंगे। मुस्लिम बादशाह जहां जहां गए उन्होंने गरीबों को भुलाया नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि कहीं कहीं ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्लियों के लिए वक्फ कर दिए थे। और उसके बाद 1956 या 54, हाँ 1954। हमको लगता है कि इसमें 2/3 से ज्यादा कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है। वक्फ बोर्ड जो है ये किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करके उस पर कब्जा कर लेता है। नहीं, बिल्कुल ये दावा गलत है। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन से बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ हैं किफायतुल्लाह फारिस मदनी साहब, और आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि 8 अगस्त 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग जानेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वक्फ है क्या, इसे आम भाषा में आप कैसे समझाएंगे? सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन को, अपने ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अच्छे मौजू को लेकर के हमसे मुलाकात की। तो आपका जो सवाल है वक्फ किसे कहते हैं, आम भाषा में समझाना है जी। तो एक आदमी है, मिसाल के तौर पर बड़ा रईस आदमी है, उसकी ज़मीनें हैं, बिल्डिंग्स है, बड़ा बिजनेस चल रहा है, और वो मरने से पहले चाहता है कि गरीबों के लिए मैं कुछ पुण्य कर दूं। तो इसलिए वो एक हिस्से को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। तो बेसिकली ये अल्लाह के नाम पर है, जो गरीब और गरीबों के लिए है। बिल्कुल। फिर इसके और टाइप्स हैं अलग अलग जी, कि वो किसके लिए है वो खुद निर्धारित करेगा। जो वक्फ करने वाला है वही कहेगा कि मैं फना फना चीज के लिए अल्लाह के नाम पर दान कर रहा हूँ। मिल्कियत जो है ट्रांसफर होकर के अल्लाह के पास चली जाएगी, किसी और के पास नहीं रहेगी। और इसमें और सदका में, जैसे सदका कहता है ना आम दान, उसमें है कि मिल्कियत भी ट्रांसफर हो जाती है। यानी एक अमीर आदमी गरीब आदमी को जब देता है तो उसकी असल, उसके बेनिफिट, लाभ सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है, उस गरीब के पास चला जाता है जी। लेकिन वक्फ में ऐसा होता है कि जो मिल्कियत होती है वो अल्लाह के पास रहती है, किसी के पास नहीं जाती है। अच्छा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है, ये बात मेरे लिए नहीं है कि उसकी जो मिल्कियत है वो इंसान के पास नहीं जाती, नहीं वो अल्लाह ताला के नाम पर ही रहती है। अल्लाह के नाम पर रहते हैं, इसीलिए उसको कोई गिफ्ट भी नहीं कर सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना वरासत में इसके मरने के बाद उसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि अब उसका रहा ही नहीं है। वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर हो गई तो अल्लाह के बंदे उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन बेचना खरीदना ये उसी वक्त होगा जब वो किसी की मिल्कियत होगी। जब नहीं है तो फिर किसी को अधिकार ही नहीं है बेचने का। वक्फ कब से है और इसके कितने प्रकार हैं, आप जरा इसे भी समझा दीजिए। देखिए, वक्फ का जो इतिहास है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। एक बुखारी में बहुत ही मशहूर हदीस है। एक जमीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो सेकंड खलीफा है हमारे तारीख में, उनको एक जमीन मिली थी, बहुत ही उम्दा बेहतरीन जमीन थी। तो मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद की थी कि तुम्हारे पास जो सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है या माल है उसको तुम खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दान कर दो गरीबों के लिए। तो हजरत उमर ने पूछा कि मेरे पास ऐसी ऐसी जमीन है जिससे बेहतर और बढ़िया जमीन और दूसरी नहीं है, तो मैं क्या करूं उसका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया कि इन शिअत हबस्त असलहा व तसद्दक, कि अगर तुम चाहो तो उसकी असल को रोके रखो, मतलब किसी और को मिल्कियत में ना दो, यानी अल्लाह के हवाले कर दो, और बाकी जो उसका बेनिफिट है उसको सदका कर दो, मतलब उससे कोई भी फायदा उठा सकता है। तो हजरत उमर से ये उससे पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्फ किया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके सहाबा किराम ने भी वक्फ किया है। और उसके बाद मुख्तलिफ जमानों में मुस्लिम बादशाह जहां जहां गए उन्होंने गरीबों को भुलाया नहीं, हर एक ने वक्फ के लिए जमीन को दान किया। यही मामला हमारे हिंदुस्तान के साथ भी। हाँ, यही मामला हमारे हिंदुस्तान के साथ, जितने भी जहां जहां मुस्लिम गए हैं वहां वहां आपको मिल जाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि कहीं कहीं ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्लियों के लिए वक्फ कर दिए थे। यानी शहर में बिल्लियां बढ़ गई थी जी, तो उनके खाने पीने का खर्चा आम पब्लिक नहीं उठा पा रही थी, तो बादशाह ने बिल्लियों के नाम पर प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। तो सिर्फ इंसान के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता है, जानवरों के लिए भी किया जा सकता है।
और कितने टाइप के होते हैं, आपने ये सवाल किया था। बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है इसमें। बहुत ज्यादा। तो बुनियादी तौर पर दो प्रकार के होते हैं ये। एक ये है कि खास अपने ही खानदान के लिए कोई वक्फ करता है, उसको वक्फ अलल औलाद कहते हैं या वक्फ अहली कहते हैं। तो वो जो है उसकी औलाद नफा उठाती है, उसके खानदान वाले नफा उठाते हैं। और दूसरा वक्फ आम होता है, कोई भी उससे नफा उठा सकता है। अब आम में कोई अगर किसी चीज को खास करे कि एजुकेशन के लिए, ये प्रॉपर्टी का जो भी नफा होगा एजुकेशन के लिए इसको लगाया जाएगा, तो वही काम करना होगा, यानी जो वक्फ करने वाला निर्धारित करेगा उसी को लागू किया जाएगा। अच्छा, ये जरूरी है, ये प्रोसीजर है वक्फ का। किसी ने अगर तालीम के लिए वक्फ किया तो उसको उसी में करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल का खर्चा, इसके लिए मैं दान कर रहा हूं, तो उसी के लिए मरते दम तक करना पड़ेगा। और कोई ये कहे कि जो जमाने की जरूरत हो उसमें आप लोग जो मुनासिब समझे आप करें जी, तो फिर गुंजाइश है। वक्फ बोर्ड सोचेगा कि किस में अभी ज्यादा जरूरत है, फिर उसमें वो खर्च करेगा। अच्छा, वक्फ के रूल्स क्या हैं, यानी कि इसकी शराइत क्या है? वक्फ के रूल्स जो है दो तरीके से होते हैं। एक वक्फ करने वाला ये कैसा होना चाहिए, और दूसरा जो संपत्ति वक्फ की जा रही है उसकी हैसियत क्या होनी चाहिए उसके एतबार से। जो वक्फ करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि वो किसी का गुलाम ना हो, आजाद आदमी हो। इसी तरह अक्लमंद हो, पागल ना हो कि पागल के हाथ में बहुत सारी संपत्ति उसको विरासत में मिल गई और कोई बहला फुसला के वक्फ के नाम पर दान करवा सकता है जी, तो ऐसा जायज नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि वो रजामंदी के साथ, सहमति के साथ वो दान करता है, तो ही वो वक्फ माना जाएगा, वरना जबरदस्ती करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जो मौकूफ जिसको कहते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी वक्फ की जा रही है उसमें कितना किया जा रहा है, यानी अगर जमीन है तो कितना बीघा, कितना एकड़ वो देखा जाएगा, या कोई एसेट दिया जा रहा है तो उसकी मिकदार कितनी है वो जरूरी है। इसी तरह मिल्कियत का होना, इसीलिए वक्फ बोर्ड वाले भी देखते हैं। अगर कोई वक्फ रजिस्ट्रेशन कराता है कि मैंने दान कर दिया अल्लाह के नाम पर, तो वक्फ बोर्ड का ये रूल है, वो देखता है कि पहले कागज पेश करो, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये साबित करना पड़ता है उसको, वक्फ करने वाले को ये साबित करना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, और ये शर्त भी है शरीयत में। अच्छा, अगर वो साबित नहीं कर सकता है कि मिल्कियत उसकी है तो फिर वो वक्फ नहीं कर सकता। इसी तरह एक और शर्त है कि उसका फायदा बहुत दूर तक यानी बहुत देर तक फायदा जारी हो, ऐसा ना हो कि जिसका कोई फायदा ही नहीं है। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे कि वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं और इसके कितने बोर्ड्स हैं फिलहाल हमारे भारत में, और जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है इसमें किस तरह के लोग ओहदा पा सकते हैं, कैसे लोग ओहदा पा सकते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड कहते हैं एक मैनेजमेंट की बॉडी है जी, जब ये अंग्रेजों के जमाने से है, और बल्कि जब मुस्लिम हुक्मरान थे तो मुसलमानों के जमाने से थे। भारत जब आजाद हुआ, जैसे मैंने सुना है कि 1913 से तो कम से कम सबूत मिल ही जाता है। सबूत मिल जाता है, और उसके बाद मुसलमानों ने मैनेज किया। जाहिर है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत है तो कोई ना कोई बॉडी होती थी। कहीं हमने सुना, ये भी सुना कि इब्ने बतूता की किताब में भी इसका तज़किरा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वक्फ के बहुत ही जबरदस्त तारीख है जी, अब उसको बयान करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो यहाँ इंडिया आजाद होने के बाद 1954 में पहला कानून बना, और उसके बाद उसमें सुधार होता गया और 2013 में भी एक कानून बना था, जी, मतलब उसमें सुधार आया था। तो ये जो बॉडी है इसका काम 3 टाइप का है। एक ये है वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनकी देख रेख करना, हिफाजत करना, जी, और दूसरा काम यह है कि किसी ने कब्जा कर लिया, लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया, या जिसने भी कब्जा किया है उसको छुड़ाने की कोशिश करना, और तीसरा काम यह है कि जो लोग दान के लायक हैं, यानी जो लोग जरूरतमंद हैं उनको खोज करके उन तक मदद पहुंचाना। जी। तो ये बेसिकली 3 काम है वक्फ बोर्ड के। और आपने दूसरा सवाल क्या किया था? और इसके कितने बोर्ड्स फिलहाल? बोर्ड्स फिलहाल 32 हैं। 32 बोर्ड्स हैं, और इन सबको जोड़ने के लिए एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। और वो जो आपने कहा था कैसे कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसके 9 मेंबर्स फिलहाल है। बिल में इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कितने करने की कोशिश कर रहे हैं उसे? लगभग 23 करने की कोशिश की जा रही है जी। और ओहदा कौन पा सकते हैं, तो इसमें जो है आपका मुस्लिम एमपी होता है, मुस्लिम एमएलए होता है, कानून का जानकार वकील होता है। इसी तरह जो
जमीन के सर्वे करता है, सर्वे कमिश्नर वो होता है, और एक स्कॉलर होता है। तो इस तरह से 9 मेंबर्स से ये बॉडी बनती है जी। जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल है। अच्छा, हमारे नाजरीन के लिए आप जरा बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं। कहा जाता है कि आर्म फोर्स और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं या फिर जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो क्या हकीकत है इसके बारे में? ये एक तरह से अफवाह है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 एकड़ जमीन है टोटल जो क्षेत्रफल है जी। अगर देखा जाए तो 6 एकड़ है। 6 एकड़ बोल रहा हूँ, तो ये तो बहुत कम लग रहा है। 6 लाख एकड़ जी। 6 लाख एकड़ कुल जो है जमीनें हैं। अगर जमीन को देखा जाए तो वामसी नाम का एक वेबसाइट है जी, उसमें सारे आंकड़े और डेटा मौजूद है। तो उसी के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि 8,89,041 ये नंबर है अच्छा, कि इतने प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सच्चर कमेटी ने इसको पेश किया है कि 6 लाख एकड़। अब ये जो दावा है कि आर्मी के बाद और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, बिल्कुल ही खोखला दावा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक छोटी मोटी कंट्री बन जाएगी, छोटा मोटा देश बन जाएगा अगर। बिल्कुल। तो ये जो है, हम सिर्फ 2 स्टेट की हम मिसाल देते हैं जी। जो तमिलनाडु का हिंदू इंडोमेंट के पास जो जमीन है वो 4,78,000 एकड़ है, ठीक जी। और इसी तरह आंध्र प्रदेश हिंदू इंडोमेंट के पास जो जमीन है वो 4,68,000, बहुत ज्यादा है। तो 4,78,000 और 4,68,000 दोनों को जोड़ते हैं हम तो हो जाता है 9,40,000 एकड़। और हमने कितना कहा? 6 लाख। 6 लाख, यानी कि हमसे और ये कहीं लोग- ज्यादा है। सिर्फ 2 स्टेट की बात, ये भी फर्क है। वो पूरे भारत को लेकर के हमारा 6 लाख एकड़ है जी। और इनका 2 स्टेट का ये हाल है। तो अगर आर्मी और रेलवे के बाद और कोई नहीं है तो ये लोग हैं। हमारा चौथा नंबर कह लीजिए आप, तीसरा कहां मतलब से? ये एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही बहुत है। बड़ी अफवाह है और प्रोपेगेंडा एक तरह पता नहीं कैसे इतना खुला झूठ कैसे कह लेता है। बहुत ताज्जुब की बात है। से। बिल्कुल। अच्छा, वक्फ प्रॉपर्टीज की जो करंट सिचुएशन है, ये कैसा सिचुएशन है फिलहाल? सिचुएशन बहुत ही काबिले जिक्र नहीं है। मैं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की ही जबानी बताता हूं कि उनका बयान है। वो जब उसके मेंबर थे या उसके चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा था कि 40 से 50% जी। वक्फ प्रॉपर्टीज पर लैंड माफिया का कब्जा है। अब लैंड माफिया में कई लोग हो सकते हैं, हुकूमत भी हो सकती है और कुछ मुतवल्लियों ने भी कब्जा कर रखा है और अपने लिए उसको यूज कर रहे हैं जी। और कुछ गुंडे टाइप के लोग भी हैं जो या तो बिल्डिंग बना चुके हैं या किराए के नाम पर ले चुके हैं और पूरा कब्जा कर चुके हैं, किराया नहीं दे रहे हैं। ऐसे इस तरह के हालात हैं। और इसी तरह जो लोग जो है ना इसको बहुत ज्यादा समझते हैं कि ये पूरी खाली जमीनें हैं। ये जो 6 लाख एकड़ जमीन है, जी, ये एक बड़े मतलब तौर पर ये बात समझी जाती है कि पूरी खाली जमीन पड़ी हुई है। हमको लगता है कि इसमें 2/3 से ज्यादा कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है। अच्छा। क्योंकि इसमें मस्जिद भी दाखिल है, कब्रिस्तान भी दाखिल है, ईदगाह भी दाखिल है। इसलिए सबसे फायदा हो रहा है। ये जरूरी नहीं है ईदगाह से कौन सी कमाई आएगी, कब्रिस्तान से कौन सी कमाई आएगी, बल्कि उसकी देखरेख के लिए और खर्चा करना पड़ रहा है। मस्जिद की देखरेख के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो इन सारी जमीनों से फायदा नहीं हो रहा है। जी, कभी कभी वो लोग बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोगों से हमने सुना है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है इसमें तकरीबन 12,000 करोड़ पर एनम हर साल कमाई होनी चाहिए, जहां पर सिर्फ 163 करोड़ हुई है। तो ये शायद वो समझ रहे हैं कि ये मतलब पूरी खाली जमीन रही होगी। ऐसा हो सकता संभव है, संभव हो सकता है, लेकिन फिर वो जो है 40 से 50% पर जब कब्जा ही होगा जी। तो ये किसकी खामी है, ये कब्जा क्यों है? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है एक जो तरह लोग से। कानून बना रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो कब्जा छुड़ाए। तो इस समस्या पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ गलतफहमी फैलाते हैं। अच्छा, हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है झारखंड से है, तो अगला सवाल मेरा आपसे है कि झारखंड में वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है? झारखंड में और भी गई गुजरी हालत है। कुल जो संख्या है 698 है, यानी इतने प्रॉपर्टीज हैं। और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि हमारे पाकुर में 6 प्रॉपर्टीज हैं
जो 3 मस्जिद है और 3 कब्रिस्तान है बस। इसी तरह साहिबगंज में 11 प्रॉपर्टीज है, तो उसमें भी अक्सर मस्जिद और कब्रिस्तान है। यहाँ पे बहुत झोल हुआ है, यानी यहाँ पर इस्माइल चौधरी नाम आपने सुना होगा? जी, नाम तो सुना है। वो जो राजबाड़ी के नाम से जो मशहूर है जी, कोटल पोखर में उन्होंने कई 100 बीघा जमीन वक्फ की थी। अच्छा। लेकिन उस पर चूंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं है और वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में भी वो दाखिल नहीं किया गया है, तो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने कब्जा कर लिया होगा उस पर। बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं जी। तो अब उसी को छुड़ाने आएंगे तो फिर अफवाह उड़ा देंगे कि कब्जा करने आ गए। इस तरह अगला सवाल मेरा यही है आपसे कि कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है ये किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करके उस पर कब्जा कर लेता है। तो कहाँ तक ये दावा सही है? नहीं, बिल्कुल ये दावा गलत है। मैं झारखंड की और थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। अभी झारखंड स्टेट वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर सरफराज अहमद, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी है जी। तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके कागज जो है बिहार के पास जमा है। अच्छा। झारखंड बने कितने दिन हो गए? 24 साल। 24 साल, मतलब जवानी के बाद 18 साल के बाद, बालिग होने के बाद 24 शादी के प्रौढ़ हो चुके हैं, प्रौढ़। हाँ, मैच्योर होने वाला है जी। झारखंड स्टेट, लेकिन हमारी जमीन के कागजात वहां पे है। अब बताइए। इसी तरह एक मेंबर ने, न्यूज़ 18 ने इस खबर को चलाया है, वो स्टेट वक्फ बोर्ड के एक मेंबर ने कहा है कि कम से कम 5000 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिन पर कब्जा है झारखंड। बहुत बड़ी संख्या है, 5000 बहुत बड़ी संख्या है। तो अब इनको अगर आप छुड़ाने जाएंगे तो बोलेंगे कि दावा कर दिया। अब देखिए, अब हम अपनी जमीनें छुड़ाने जाएं कि वो लोग कहते हैं कि ऑलरेडी इतनी जमीनें, इतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास आई कहां से? यही सवाल मेरा आपसे है कि इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से? बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है जी, वो किसी भी जमीन पर ऐसा दावा नहीं ठोक सकता है, उसको प्रॉपर दलील देनी पड़ती है। सर्वे कमिश्नर आता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट उसको नियुक्त करता है, सर्वे कमिश्नर को जी। उसके बाद वो सर्वे करता है जाकर के जमीन का कि वाकई इसका दावा कहाँ तक सच है। उसके बाद ट्राइब्यूनल में पेश किया जाता है, वक्फ ट्राइब्यूनल में पेश किया जाता है और वहां पर जज होता है बाज़ाब्ता। और वो लंबा प्रोसेस है, इतना तो आसान है। वो भी सरकार की तरफ से मुतय्यन किया हुआ, सरकार की तरफ से। वो सिविल कोर्ट की तरह एक कोर्ट है, उसमें जो है वो फैसला होता है कि आया ये वक्फ बोर्ड की ही जमीन है या जो वहां पे घर बना के बैठा हुआ है जो भी है जी, वो उसकी जमीन है। तो अगर वो साबित नहीं कर पाता तब जो है वो फैसला सुनाता। अगर समझ लीजिए कि फैसला उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अच्छा। फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, जैसे सिविल कोर्ट से होता है। सिविल कोर्ट में आपने कोई केस, आप हार गए, लेकिन आपको लगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ जी, तो आप चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वैसे वो भी चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आई कहां से इतनी जमीन है? तो ये पूरे भारत में जो गांवों की संख्या है ना जी, 7,70,000 गांव है। अगर हम मान लेते हैं कि उसमें से आधे गांव में मुसलमान बसते हैं, 3,85,000 हो जाता। और जहां भी मुसलमान बसते हैं वहां कब्रिस्तान होता है, ईदगाह होती है, मस्जिदें होती हैं। एक गांव में 6-6 मस्जिदें भी होती हैं। हम ये समझते हैं कि हर गांव में 2.5 एकड़ जमीनें मुसलमानों ने ईदगाह के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर दान कर दिया है जी। तो फिर कितना बनेगा? तो इसका सीधा सीधा हिसाब है 9,62,500 एकड़ और हमारे पास है 6 लाख। अच्छा, तो हमारे पास तो हर गांव में आधा हम नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास तो उतनी आबादी नहीं है, तो कुछ कम भी मान लेते हैं। फिर भी सिर्फ कब्रिस्तान की तो इतनी ज्यादा हो जाएगी। आधा भी मान लेते हैं तो 4.5 लाख एकड़ कम से कम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो और 25% अगर मान सिर्फ कब्रिस्तान का इतना हो गया जी, कब्रिस्तान और मस्जिद और ईदगाह, और बाकी अगर इनको छोड़ देते हैं तो बहुत कम बाकी बचता है। बिल्कुल, तो ये भी गोया कि एक तरह से अफवाह ही है। बिल्कुल, इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा देश में 6 लाख एकड़ की संख्या बहुत कम है। एक बात हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि वक्फ बोर्ड की आड़ में यहाँ पर लोग शरिया कानून चला रहे हैं। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बहुत सारे वीडियोस के कमेंट में, बाज वीडियोस में हमने देखा है, कह रहे हैं। तो यहाँ कितनी सच्चाई है इसमें?
असल में वक्फ बोर्ड के पास एक वक्फ ट्राइब्यूनल के नाम से कोर्ट है। अच्छा, और उसमें जज मैंने कहा कि सरकार ही नियुक्त करती है। शायद उसी की वजह से वो लोग ये कहते हैं कि और उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर भी बैठता है जी। तो मुस्लिम स्कॉलर के बैठने की वजह से ये लोग समझ रहे हैं कि शरीयत के मुताबिक फैसला होगा। इसमें दो बातें हैं, एक ये है कि मेरा मामला किसी गैर मुस्लिम के साथ है, उसका दावा है कि ये मेरी जमीन है जी, और वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि ये मेरी जमीन है, तो फैसला जो है ये इंडियन लॉ के हिसाब से ही होता है। अच्छा, क्योंकि सरकार से ही वो आदमी नियुक्त होके आया है जज, तो वो जो जमीन का कानून है इंडिया का उसी के मुताबिक फैसला करने का पाबंद है। लेकिन कोई मैटर है जो इंटरनल है मुसलमानों के ही बीच में, जैसे वक्फ करने वाले ने कहा कि मैं हॉस्पिटल के नाम पे दान कर रहा हूं और जो उसकी देखरेख करने वाला है वो किसी और काम के लिए उसको यूज कर रहा है जी, तो अब यहाँ पे शरीयत के मुताबिक फैसला होगा जो कि इंटरनल मैटर है, मुसलमानों का आपसी मामला है जी, तो उसमें शरीयत के मुताबिक फैसला होता है, क्योंकि वक्फ इबादत है और इबादत में आप दूसरे के धर्म को देख करके या दूसरे के कानून को देख करके इबादत नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, तो उसको हम इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बाकी जो कब्जा और मिल्कियत का मामला है वो तो इंडियन लॉ के हिसाब से होता है। अच्छा, आप जब कब्जा की बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि तमिलनाडु में चंदुराई कह करके कोई गांव है जिसमें वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। वाह वाह। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये क्या बताऊं, मतलब इस तरह से अफवाह फैलाया जाता है कि दंग रह जाएंगे आप। प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। 1500 साल पुराना मंदिर है, कह तो रहे हैं। वो जो है मंदिर सिर्फ 100 साल पुराना है। अच्छा, अगर कार्बन डेटिंग करना है जी, तो बोलिए कि करा ले, वो कितना पुराना है पता चल जाएगा। इसी तरह वो जो जमीन है ना, वो पूरा इलाका, वो क्षेत्र, वो 600 साल पहले वक्फ की गई है। उसमें बाद में आने वाले लोग बस गए और बस करके गांव बना लिया और 100 साल पहले मंदिर बना। अच्छा, तो पूरा गांव आबाद हो गया। वक्फ बोर्ड की वो पहले से ही जमीन थी। अब ये लोग आबाद हो गए दूसरों की जमीन पर, तो इनको हटाया जा रहा है, तो इनको लग रहा है कि हमारी जमीन से हमको हटाया जा रहा है और दूसरा कब्जा कर रहा है। तो अब हम क्या करें? कहीं ये ऐसा तो नहीं हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? बिल्कुल, वो दूसरे की जमीन पे बैठे हुए थे, उनको खुद से ही हट जाना चाहिए। और दूसरी बात जी, अभी वक्फ बोर्ड ने ये सारा मामला तमिलनाडु हुकूमत को सौंप दिया है जी। अब वो खुद इसको लड़ नहीं रहा है, हुकूमत के हवाले कर दिया है कि हुकूमत जो भी फैसला करे हमें मंजूर है। अच्छा, तो अब देखिए कि झूठ पर झूठ, एक तो 1500 साल पुराना नहीं है, दूसरा है कि वो उनकी जमीन नहीं है, तीसरा यह है कि कब्जा ही नहीं किया है, वक्फ बोर्ड ने कब्जा ही नहीं किया है। तो ये सरासर एक इल्जाम है, एक तरह से इल्जाम है एकदम, कोई एकदम सच्चाई से इसका कोई रिश्ता नहीं है। जी, आपने मेरा तकरीबन बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मौजूदा जो सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, तो इसमें कौन सी खराबियां हैं? इसमें मुसलमानों को परेशान होने की क्यों जरूरत है या फिर जरूरत नहीं है? क्या ख्याल है इसमें आपका? इसमें बहुत सारी खराबियां हैं और मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं। जी, पहली खराबी जो है, जमीन है आपकी, पुरानी से पुरानी जमीन है, बहुत जमाने से चली आ रही, तब जब कागज वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं था। अब सर्वे कमिश्नर सर्वे के माध्यम से उसको जांचता है और उसके बाद वो फैसला करता है कि वक्फ बोर्ड की है। जी। तो अब उसको, उस कानून को खत्म कर दिया गया है। अब इस बिल में ये बात लाई गई है? जी, इस बिल में है कि रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो इससे ये नुकसान होगा कि कहीं भी, किसी भी मस्जिद में, किसी भी कब्रिस्तान में आकर कलेक्टर साहब आ धमकेंगे और कहेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या दूसरे ने चैलेंज कर दिया है, तुम साबित करो, उसके बाद हम यहाँ पुरानी से पुरानी मस्जिदों में ये दावा ठोक सकते हैं। बिल्कुल, जबकि किसी भी धर्म के इबादत गाहों के लिए, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, उसके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। तो सिर्फ मस्जिद के साथ ये सब मामला क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड तरह से। दूसरी खराबी इसकी ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ज्यादातर मुसलमान होते हैं और एक दो गैर मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन दो का होना अभी लाजिम करार दिया है। यानी जरूरी है कि वक्फ काउंसिल में, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें 2 मेंबर हिंदू होना चाहिए या गैर मुस्लिम होना चाहिए। जी, ये अजीब कानून है कि हमारी इबादत है और इबादत के मामले में आप जो है दूसरे धर्म वाले को लाते हैं।
सरकार ने हमको संपत्ति नहीं दी है, वक्फ की संपत्ति हमारी अपनी है और हमने अपनी कम्युनिटी के लिए या दूसरों के लिए भी वक्फ किया, तो ये इबादत समझ करके किया है जी, ये दान इबादत समझ करके किया है। अब इसमें दूसरे लोग इंटरफेयर करें तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसी तरह इसमें तीसरा नुकसान ये है, अजान हो रही है, अजान के बाद हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अजान के लिए हम लोग थोड़ी देर रुक गए थे, तो मैं 2 नुकसानात की तरफ इशारा किया था। तीसरा बड़ा नुकसान इसका ये है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है जी, उसमें भी 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं मेंबर्स, समझ लीजिए। इसी तरह चौथा नुकसान इसका ये है, 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं जी। और उसमें सेंट्रल में कितने हो सकते थे, मतलब नए अमेंडमेंट बिल में? हो सकते नहीं, उसमें तो 9 या 23 के 23 हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन 2 जरूरी है, 2 जरूरी है, समझ लीजिए, रिजर्वेशन है 2। अच्छा, बाकी कितनों भी हो सकते हैं? कितने भी, अगर सारे के सारे मेंबर्स गैर मुस्लिम हो जाए तो भी कोई कानून रोकने वाला नहीं है, उस बिल में ऐसा कोई इशारा नहीं। तो इस तरह से इंतहाई खोखला बिल है। इसी तरह इसका एक नुकसान ये है कि मेंबर्स का चुनाव, जो स्टेट बोर्ड होते हैं जी, उसके मेंबर्स का चुनाव वक्फ जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो करता था, तो अब उससे ये पावर छीन करके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब वो अपने मनपसंद आदमियों को वक्फ बोर्ड में रख सकते हैं और मन चाहे फैसला करवा सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह एक नुकसान ये भी है कि वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म करके इस बिल के अंदर सारे पावर्स जो है जिला कलेक्टर को दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि वक्फ की जितनी जानकारी है, जितने दस्तावेज है, ये सब जिला कलेक्टर के पास है और सारा पावर उसी के पास होगा। वो जब चाहे किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर ताला लगा सकता है, चाहे वो कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो, मतलब पूरा फैसला उसके हाथ में चला तो जाए। बहुत बड़ा खतरा है एक तरह से। बिल्कुल, वो तनख्वाह पाता है किसका? वो तनख्वाह हुकूमत उसको देती है जी, तो जाहिर है कि वो हुकूमत का ही ना सुनेगा। बिल्कुल। जिला कलेक्टर तो अपने हिसाब से हुकूमत उसको चलाएगी। यानी यहाँ पे जो भी बदलाव किया गया है उसमें यही बात मद्देनजर रखी गई कि हुकूमत का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो। जी, इस तरह से इस सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इसका एक नुकसान ये है कि एक शर्त इसमें यह रखी गई कि अगर कोई नौ मुस्लिम नया मुसलमान हुआ है तो 5 साल गुजरेगा तभी वो वक्फ कर सकता है। 5 साल से पहले भले उसकी मौत हो जाए लेकिन वक्फ नहीं कर सकता। तो अजीब सी धांधली है ये कि 5 साल तक आप किसी को कोई धार्मिक काम करने से रोक सकते हैं क्या? ना समझ में आने वाली बात है ये तो। बिल्कुल, मतलब ये धर्म की आजादी के भी खिलाफ है ये कि आप जो 5 साल तक किसी को महरूम कर दो कि तुम ये धार्मिक काम नहीं कर सकते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये अजीब चाहिए। बिल्कुल, ये अजीब फैसला है। इसी तरह पहले के जो मुस्लिम राजा थे जी, ऐसे कई प्रॉपर्टीज हैं या जमीनें हैं जो उन्होंने गैर मुस्लिम प्रजा के लिए दान किया था जी, और इसी तरह गैर मुस्लिम राजा थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए दान किया था। उसमें कब्रिस्तान भी है, ईदगाह भी है, बहुत सारी चीजें। अब इस बिल में यह किया गया है कि गैर मुस्लिम ने जो दान किया है अब वो वक्फ बोर्ड के इससे बाहर हो जाएगा, उसके कब्जे से बाहर हो जाएगा। अब सोचिए कि पहले के राजाओं ने जो सोच करके दिया था तो गोया कि बहुत सारे नुकसान हैं इस बिल के, बहुत सारे नुकसान है। इसी तरह एक तड़का लगाया गया इसमें जी। आप देखेंगे कि हमारे जो बहुत प्रिय टीचर है दृष्टि के, क्या नाम है उनका? दृष्टि IAS और विकास दिव्य कीर्ति। तो दृष्टि चैनल में वो तो नहीं थे लेकिन दूसरे थे जी। तो तड़का मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो है महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए वक्फ बोर्ड में। तो ये क्यों? ये एक तड़का है लिबरल्स को खुश करने के लिए, क्योंकि महिलाओं में हमारे प्रधानमंत्री भी या आप कह लीजिए हमारे राष्ट्रपति महिला हो चुकी है और है, अभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला हो चुकी है, कई राज्य के मुख्यमंत्री महिलाएं हैं जी। तो क्या हुआ? इंसाफ मिल गया महिलाओं को या रेप रुक गया? तो महिलाओं को सिर्फ कुर्सी पर बिठा देने से कठपुतली की तरह कुछ होता नहीं है। कम से कम ये कानून बनाना चाहिए था कि आप जो दान कर रहे हैं गरीबों में या कुछ भी कर रहे हैं तो महिलाओं को भी आप दीजिए। उसमें बेवा हैं, यतीम लड़कियां हैं, उनके शादी में जो खर्चा होता है तो वक्फ के जो संपत्ति है उसकी जो कमाई है उसमें से कुछ उनको दिया जाए। इस तरह कानून बनाया तो उनकी तरक्की होगी। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस से तो 2-4 शब्दों में बोल सकते हैं, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं अगले पॉडकास्ट तक के लिए।
आखिरी बात यह है कि ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। एक तो यह है कि ये करंट अफेयर्स में से है, और दूसरा यह है कि ये संपत्ति से रिलेटेड है कि आपकी संपत्ति कहाँ जा रही। खासतौर पे मुस्लिम नौजवानों को ये सब जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस तरह के जो जानकारियाँ हैं वो एक दूसरे को पहुँचाना चाहिए हमको, और अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।